हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 24 जून 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उन सभी प्रमुख न्यूज़ को लेंगे जो कल हेडलाइंस में थी और आज के न्यूज़पेपर में प्रमुख तौर पर हैं। इंटरनेशनल, बिजनेस, स्पोर्ट्स, एडिटोरियल सभी पेजों को कवर किया जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, और अगर कोई समस्या है तो निश्चित तौर पर उसका हल भी होता है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको थोड़ा उसमें समय लग रहा हो, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप, हो सकता है उसको उस एग्ज़ाम को बीट करने में आपको समय लग रहा हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपकी मेहनत उस पॉइंट पर पहुंच जाएगी जहां पर सफलता होती है। तो बस उस पॉइंट तक पहुंचने तक मेहनत करते रहिए और सफलता आपको जरूर मिलेगी। अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी नेशनल न्यूज़ ले लेते हैं। नेशनल न्यूज़ 3 है इंपॉर्टेंट हमारे लिए आज। पहला है कि सेना के पीछे हटाने पर भारत और चीन दोनों राजी हो गए हैं। कमांडर स्तर की वार्ता में बनी है सहमति और प्रक्रिया के तौर तरीके तय करेंगे दोनों पक्ष। दूसरी न्यूज़ है हमारी, यहाँ पर कोरोना होगा। कोरोना के इलाज का दावा करने वाली पतंजलि की दवा के विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है। जिस तरह की कल दोपहर में बाबा रामदेव द्वारा ऑनलाइन ये कॉन्फ्रेंस करी गई थी मीडिया के लिए, मीडिया द्वारा, कि हमने कोरोना की दवा को ढूंढ लिया है, तो उस पर आयुष मंत्रालय ने रोक लगा दिया है। और तीसरी न्यूज़ है भारत में कोरोना से प्रति लाख आबादी पर एक मौत है, जो और देशों के मुकाबले काफ़ी अच्छी स्थिति में भारत कोरोना के मुकाबले कहा जा सकता है। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है, सेना के पीछे हटने पर भारत और चीन राजी। भारत और चीन गलवान घाटी में हुई हिंसक सैन्य झड़प से गहराए तनाव के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर टकराव टालने के लिए आपसी सहमति बनाने पर राजी हो गए हैं। सैन्य कमांडर स्तर की हुई मैराथन बैठक में बनी इस सहमति के अनुसार दोनों देशों की सेनाएं लद्दाख में उन सभी जगहों से पीछे हटेंगी जहां वे एक दूसरे के सामने तनातनी की स्थिति में हैं। चीन की चालबाजी के मद्देनजर इस रजामंदी के बावजूद भारतीय सेना सीमा पर हाई अलर्ट मोड में रहेंगी। सूत्रों ने कहा कि बैठक में सेनाओं के पीछे हटने को लेकर दोनों पक्षों में सहमति बन गई है। इससे लद्दाख क्षेत्र में टकराव वाले सभी पॉइंट से सैनिकों को पीछे हटाने के लिए चर्चा हुई है और यह तय हुआ है कि दोनों पक्ष इसे आगे बढ़ाएंगे। हालांकि आमने सामने डटी सेनाओं को पीछे हटाने के तौर तरीकों को लेकर अभी सहमति बनना बाकी है। सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्ष आपसी बातचीत में सैनिकों को कैसे हटाया जाएगा इसका रास्ता निकालेंगे। कमांडर स्तर की वार्ता में सेना की 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरदीप सिंह ने भारत का तो चीन का प्रतिनिधित्व तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर मेजर जनरल ल्यू लिन ने किया था। गलवान घाटी की घटना के मद्देनजर जारी गंभीर तनाव को देखते हुए कमांडर स्तर की बैठक में बनी इस सहमति को दोनों देश अहम मान रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि कोरोना के इलाज का दावा करने वाली पतंजलि की दवा के विज्ञापन पर आयुष मंत्रालय ने रोक लगा दी है। कोरोना के ठीक करने के दावे के साथ लॉन्च की गई बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि की दवा कोरोनिल के प्रचार प्रसार पर केंद्र ने रोक लगा दी है। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को चेतावनी दी है कि ठोस वैज्ञानिक सबूतों के बिना कोरोना के इलाज के दावे के साथ दवा का प्रचार प्रसार किया तो उसे ड्रग एंड रेमेडीज कानून के तहत संज्ञेय अपराध माना जाएगा। बाबा रामदेव ने जैसे ही मंगलवार को कोरोना को 7 दिन में पूरी तरह ठीक करने के दावे के साथ दवा को लॉन्च किया, आयुष मंत्रालय हरकत में आ गया। इसके बाद आयुष मंत्रालय ने तत्काल पतंजलि को दवा के प्रचार प्रसार के विज्ञापनों पर रोक लगाने को कह दिया है। मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि यदि इसके बाद दवा का विज्ञापन जारी रहा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयुष मंत्रालय ने कहा कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पतंजलि ने ऐसी किसी दवा के विकसित
करने और उसके ट्रायल की कोई जानकारी मंत्रालय को नहीं दी है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय की अनुमति से कई आयुर्वेदिक दवाओं का कोरोना के इलाज में ट्रायल किया जा रहा है, लेकिन उनमें पतंजलि की दवा शामिल नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत में कोरोना से प्रति लाख आबादी पर एक मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि भारत में प्रति लाख आबादी पर कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1 है, जबकि दुनिया में यह संख्या औसतन 6 है। मंत्रालय ने कहा कि समय पर मामलों की पहचान, जांच और निगरानी, मरीजों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने और प्रभावी क्लिनिकल प्रबंधन के चलते भारत मृत्यु दर को कम करने में सक्षम रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कहा है कि देश में कोरोना की जांच करने वाले प्रयोगशालाओं की संख्या 1000 हो गई है। इसमें 730 सरकारी और 270 प्राइवेट प्रयोगशालाएं हैं। बता दें कि 23 जनवरी को देश में कोरोना की जांच करने वाली सिर्फ एक प्रयोगशाला थी। 23 मार्च को यह संख्या बढ़कर 160 हो गई है और 23 जून को बढ़कर 1000 पर पहुंच गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 22 जून को जारी 154वीं स्थिति रिपोर्ट के हवाले से मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस के चलते ब्रिटेन में प्रति लाख आबादी पर 63, स्पेन में 60, इटली में 57, अमेरिका में 36, जर्मनी में 27, ब्राजील में 23, रूस में 5 लोगों की मौत हुई है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कम मृत्यु दर कोविड-19 की रोकथाम, प्रसार रोकने और प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के उठाए गए क्रमिक एहतियाती कदमों की बदौलत रहा है। तो ये नेशनल पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, भारत को झटका, 6 माह के लिए रोका H1B वीज़ा। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा फैसला लिया गया है। दूसरी न्यूज़ है, ब्रिटेन में यहाँ पर लैपटॉप नहीं होगा, यहाँ पर लॉकडाउन होगा। लॉकडाउन खत्म करने की तैयारी। और तीसरी न्यूज़ है, भारत रूस में रक्षा सहयोग के लिए आगे बढ़ी बात। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। भारत को झटका, 6 माह के लिए रोका H1B वीज़ा। H1B वीज़ा लेकर अमेरिका में काम करने की तमन्ना पाने वाले भारतीय युवाओं को गहरा धक्का लगा है। 4 वर्षों तक धमकी देने के बाद अंततः ट्रंप प्रशासन ने H1B वीज़ा को रद्द करने का एक बड़ा फैसला कर लिया है। अमेरिकी प्रशासन ने दिसंबर 2020 तक विदेशी कामगारों को अमेरिका में काम करने के लिए वीज़ा देने संबंधी सारी सुविधाओं पर रोक लगा दी है। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पेशेवरों को प्रमुखता से दी जाने वाली H1B वीज़ा की सुविधा भी शामिल है, जिसका आवंटन बड़े पैमाने पर भारतीय IT पेशेवरों के बीच होता है। ट्रंप काफ़ी समय से इस कदम के पक्ष में थे, जिसकी वजह से पूर्व में कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता में यह मुद्दा भारत की तरफ से उठाया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के साथ अपनी वार्ता में भी इस मुद्दे को उठाया है। भारत सरकार ने अमेरिकी प्रशासन के कदम को खास तवज्जो नहीं दी है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इससे भारतीय कंपनियों को आगे फायदा ही होगा, क्योंकि अमेरिकी कंपनियों में लागत कम करने के लिए ठेके पर ज़्यादा काम बाहर भेजा जाएगा। साथ ही वहां काम नहीं मिलने पर जो प्रशिक्षित टैलेंट स्वदेश लौटकर आएंगे, उससे भारतीय इकोनॉमी को फायदा होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि ब्रिटेन में लॉकडाउन खत्म करने की तैयारी। ब्रिटेन में कोरोना महामारी में कमी आने पर लॉकडाउन को खत्म करने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 4 जुलाई से पाबंदियों में ढील देने की तैयारी कर रहे हैं। ढील के तहत नियमों के पालन के साथ सिनेमा, म्यूजियम, बार, पब और रेस्टोरेंट को फिर से खोलने की इजाज़त होगी। यूरोप में ब्रिटेन कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है। इस देश में अब तक कुल 3,05,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं, जबकि 42,600 से अधिक लोगों की जान गई है। फैसले पर मंत्रिमंडल की मुहर लगने के बाद जॉनसन पब, रेस्टोरेंट और दूसरे सार्वजनिक स्थलों को सुरक्षित तरीके से खोलने के बारे में संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स को विस्तृत जानकारी देंगे। अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा 1,22,000 से अधिक हो गया है। करीब 23,90,000 संक्रमित पाए जा चुके हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डाटा के अनुसार
अमेरिका में अर्थव्यवस्था को खोले जाने के बाद कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा और एरिजोना समेत 23 प्रांतों में नए मामले सामने यह उछाल देखा जा रहा है। भारत रूस में रक्षा सहयोग पर आगे बढ़ी बात, यह है हमारी नेक्स्ट न्यूज इंटरनेशनल पेज की। लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग पर बातचीत आगे बढ़ी है। इस पर कोई ब्यौरा फिलहाल न देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव से मिले। रूस के निमंत्रण पर 3 दिवसीय दौरे पर मॉस्को गए राजनाथ ने कहा, रक्षा सहयोग की समीक्षा के साथ ही इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के न्योते पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसी साल भारत आने को तैयार हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर हैं और माना जा रहा है कि इतने अहम समय पर हुए इस दौरे के साथ रक्षा मंत्री रूस से जल्द हथियारों की डिलीवरी की बात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट पर जानकारी दी है कि रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव के साथ एक शानदार बैठक हुई है। भारत और रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक भागीदारी करते हैं और रक्षा संबंध इसके महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। हमने अपने रक्षा सहयोग की समीक्षा की है और इसके विस्तार के तरीकों पर चर्चा की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को सुबह 10 बजे रूसी नेतृत्व के साथ बैठक की है। इसके अलावा वह बुधवार को रूस की विक्ट्री डे परेड के 75 साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में रूस ने चीन को भी न्योता दिया है। तो ये इंटरनेशनल पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 3 न्यूज है हमारे लिए। पहली न्यूज है ई मार्केट प्लेटफॉर्म पर बताना होगा उत्पाद का सोर्स। अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा राहत पैकेज का असर। और सीबीईएस ने शुरू की पेपरलेस निर्यात की सुविधा। पहली न्यूज है, चीन में बने उत्पाद की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सरकार ने फैसला लेना शुरू कर दिया है। इसके तहत अब सरकारी ई मार्केट पर किसी भी वस्तु की बिक्री के लिए उस वस्तु के मूल्य स्थान की जानकारी देना अनिवार्य होगा। 200 करोड़ से कम की सरकारी खरीद के उस उत्पाद को प्राथमिकता दी जाएगी जिसे बनाने में 50% तक स्थानीय माल का उपयोग किया जाएगा। अगर किसी उत्पाद में 20% से कम वस्तुएं भारतीय वस्तुओं व कच्चे माल का इस्तेमाल होगा तो सरकारी खरीद की बिडिंग में उस उत्पाद को शामिल नहीं किया जा सकता है। मंगलवार को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से लिए गए फैसले से सरकारी ई मार्केट पर अब ऐसी किसी भी वस्तु की बिक्री नहीं हो पाएगी जिसके बनने के मूल स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है। अब तक ऐसा करना जरूरी नहीं था। इस फैसले से खरीदार को यह पता चल जाएगा कि जिस वस्तु को वह खरीद रहा है उसे किस देश में बनाया गया है। जीईएम पर मेक इन इंडिया सेलेक्ट करने का विकल्प शुरू कर दिया गया है और इसे सेलेक्ट करते ही खरीदार के सामने भारत में बने उत्पाद ही दिखेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा राहत पैकेज का असर। दुविधा और असमंजस से निकलकर अब अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर लौटने लगी है। कृषि से लेकर मैन्युफैक्चरिंग एवं सेवा क्षेत्र की गतिविधियां तेज हो गई हैं। ई वे बिल के मूल्य में 130% की बढ़ोतरी भी इस बात के संकेत दे रही है कि इस साल मई में 8.98 लाख करोड़ के ई वे बिल जनरेट हुए जबकि अप्रैल में सिर्फ 3.9 लाख करोड़ के ई वे बिल जनरेट हुए थे। वित्त मंत्रालय का कहना है कि लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही लोगों की जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और फिर जान के साथ जहान भी के लक्ष्य के साथ आत्मनिर्भर भारत के तहत 20 लाख करोड़ के जो राहत पैकेज दिए गए हैं उसका असर दिखने लगा है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक मई में पेट्रोलियम उत्पाद की खपत में अप्रैल के मुकाबले 47% की बढ़ोतरी रही है। पिछले साल के मुकाबले बिजली की खपत में होने वाली गिरावट भी कम होती जा रही है। इस साल अप्रैल में बिजली की खपत में पिछले साल अप्रैल के मुकाबले 24% की गिरावट थी जो मई में 15% रह गई है। 21 जून तक यह गिरावट 12.5% के स्तर पर आ गई है।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस साल 16 जून तक 382 लाख टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीदारी की गई है। सरकार की इस खरीदारी से 42 लाख किसानों को फायदा हुआ है और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में 73,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस साल 19 जून तक खरीफ की बुआई में पिछले साल के मुकाबले 29% का इजाफा हुआ है। नेक्स्ट है सीबीआईसी होगा यहाँ पर। सीबीआईसी ने शुरू की पेपरलेस निर्यात की सुविधा। निर्यातकों को अब कस्टम अधिकारियों के पास शिपिंग बिल की डिजिटल कॉपी ही भेजनी होगी। कारोबार की प्रक्रिया में लगने वाले समय व लागत को कम करने के उद्देश्य से केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी ने यह पेपरलेस सुविधा शुरू की है। एक सर्कुलर में सीबीआईसी ने कहा है कि फेसलेस, कॉन्टैक्टलेस और पेपरलेस कस्टम की दिशा में कदम बढ़ाते हुए अब प्रिंट किए हुए भारी भरकम दस्तावेजों के स्थान पर शिपिंग बिल की डिजिटल कॉपी से ही काम हो सकेगा। इसमें कस्टम कार्यालयों में दस्तावेजों को संभालने की अतिरिक्त व्यवस्था भी नहीं करनी होगी। यह प्रावधान 22 जून से प्रभावी हो गया है। 15 अप्रैल को आयातकों के लिए इस तरह की सुविधा की शुरुआत हुई थी। सीबीआईसी ने कस्टम एवं सेंट्रल टैक्स के सभी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नरों को कहा है कि इस नई व्यवस्था के तहत निर्यात की अनुमति मिलने के बाद निर्यातकों को क्यूआर कोड आधारित शिपिंग बिल डिजिटल तरीके से भेज दिया जाएगा। तो ये बिजनेस पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं हमारे लिए। पहला आर्टिकल है कभी ना भूलने वाला आपातकाल। यदि हम चाहते हैं कि फिर आपातकाल की पुनरावृत्ति ना हो तो हमें उसके लिए जिम्मेदार लोगों को ना तो भूलना चाहिए और ना ही माफ करना चाहिए। इसी पर लिखा गया है यह आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है लोकतांत्रिक मामलों के विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार ए सूर्य प्रकाश ने। नेक्स्ट आर्टिकल है कि राष्ट्रीय एकजुटता पर आघात। प्रधानमंत्री के प्रति दुर्भावना जताने के लिए उन्हें कायर कहना सैनिकों और एकजुटता की भावना का घोर अपमान है। इसी पर लिखा गया है यह आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे द्वारा। तीसरा आर्टिकल है चीन से सावधान। देखिए, चीन और भारत का जो आपसी बातचीत हुई है कि सेनाओं को पीछे हटा लिया जाएगा, लेकिन फिर भी अभी चीन से सावधान रहने की आवश्यकता है। तो अब पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। कभी ना भूलने वाला आपातकाल। हर साल जून का महीना आपातकाल की कड़वी याद दिलाता है। आज से 45 साल पहले अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की आत्मा को छलनी करते हुए देश पर आपातकाल थोपा था। इसकी घोषणा 25 जून 1975 को हुई थी, लेकिन उसकी रूपरेखा 24 जून को तब बननी शुरू हो गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले पर यह आदेश दिया कि इंदिरा गांधी संसद की कार्रवाई में तो भाग ले सकती हैं लेकिन वोट नहीं कर सकती हैं, जिससे उनके चुनाव को खारिज कर दिया गया था। आपातकाल में इंदिरा ने राजनीतिक प्रतिबंधियों का निर्ममता से दमन किया, न्यायपालिका एवं मीडिया की स्वतंत्रता को कुचला और दुनिया के सबसे जीवंत लोकतंत्र भारत को एक फांसीवादी देश में तब्दील कर दिया। तानाशाह पूरे देश पर काबिज हो गए। वे मासूमों पर जुल्म ढा रहे थे, निर्दोषों को जेलों में ठूस रहे थे, बस्तियों पर बुलडोजर चलवा रहे थे, लोगों की जबरन नसबंदियां करा रहे थे। 25 जून 1975 का घटनाक्रम हमें बताता है कि देश के समस्त ढांचे को यकायक कैसे ध्वस्त किया जा सकता है। इसका पूरा ब्यौरा शाह आयोग की रिपोर्ट में भली भांति दर्ज है। इस नाटक की शुरुआत इंदिरा गांधी द्वारा बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे को तलब करने के साथ हुई थी। श्रीमती गांधी ने रे से कहा कि भारत को एक तगड़े झटके की जरूरत है और उसके लिए आपात शक्ति या असीम ताकत आवश्यक होगी। रे ने उन्हें अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक आपातकाल लगाने की सलाह दी। इंदिरा उन्हें साथ लेकर राष्ट्रपति फरुखदीन अली अहमद से मिलने के लिए निकली ताकि उन्हें अपने निर्णय से अवगत करा सके। राष्ट्रपति ने उनसे सिफारिश के लिए कहा। रे ने साथियों से परामर्श कर सुझाव दिया, परंतु इंदिरा गांधी मन में
तो कोई और ही योजना लेकर गई थी। उन्होंने कैबिनेट को अनदेखा करने वाला नियम तलाश लिया। इस बीच इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी, उनके निजी सचिव आर के धवन आदि उन विपक्षी नेताओं की सूची बनाने में जुटे जिन्हें उसी रात गिरफ्तार करने की तैयारी थी। गृह मंत्री ब्रह्मानंद रेड्डी की हालत और पतली थी। उन्हें रात 10:30 बजे तलब कर एक पर्चे पर दस्तखत करने के लिए कहा गया। यह आपातकाल की उद्घोषणा की सिफारिश वाला पत्र था जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाना था। अजीब बात यह थी कि रेड्डी से कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराए गए। राष्ट्रपति के तत्कालीन सचिव के बालचंद्रन ने आयोग को बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति को सलाह दी थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा के बिना वह इस पर हस्ताक्षर न करें। हालांकि इंदिरा ने आर के धवन को भेजकर उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत करवा लिए। पूरी कवायद को लेकर इस कदर गोपनीयता बरती गई कि विधि मंत्री एच आर गोखले को आपातकाल की जानकारी 26 जून को सुबह 6 बजे कैबिनेट बैठक में मिली। कैबिनेट सचिव बी डी पांडे को भी तड़के 4:30 बजे तब इसकी सूचना मिली, जब उन्हें बताया गया कि सुबह 6 बजे कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। गृह सचिव एस एल खुराना और खुफिया ब्यूरो के निदेशक ए जयराम की स्थिति को तो और दिलचस्प माना जा सकता है। जयराम नारायण और मोरारजी देसाई सहित तमाम विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन गृह सचिव को इसकी कोई भनक तक नहीं थी। उन्हें सुबह 6 बजे ही कैबिनेट बैठक की सूचना मिली। जैसे तैसे तैयार होकर वह आधे घंटे में प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे। तब तक बैठक शुरू हो चुकी थी। वहीं खुफिया ब्यूरो के निदेशक को तो सुबह दफ्तर जाकर ही पता चला कि देश में आपातकाल लागू हो गया है। आपातकाल की काली कहानी बार बार याद किए जाने की दरकार है ताकि हमें स्मरण रहे कि लोकतांत्रिक परंपराओं के क्षरण के कितने दुष्परिणाम होते हैं। जिन लोगों ने आपातकाल में हमारे लोकतंत्र पर प्रहार किया, उन्होंने इस कृत्य के लिए कभी माफी नहीं मांगी, ना ही उन्हें सजा मिल सकी है। यदि हम कभी आपातकाल की पुनरावृत्ति नहीं चाहते हैं तो हमें उसके लिए जिम्मेदार लोगों को ना तो कभी भूलना चाहिए और ना ही उन्हें माफ करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है राष्ट्रीय एकजुटता पर आघात। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भारत चीन के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प से उपजे हालात सभी का ध्यान अपनी ओर खींचे हुए हैं। कुछ दिन पहले वहां जो घटनाक्रम हुआ उससे समूचा देश उद्वेलित है। देश के प्रत्येक नागरिक और सीमा पर तैनात हर सैनिक का जीवन हमारे लिए बहुमूल्य है। हमारे सैनिकों पर चीन द्वारा किया गया हमला उसकी कवायद को दर्शाता है। चीन के सैनिक कितने डरपोक हैं और किस तरह सामने आकर खुली चुनौती देने से बचते हैं, इसका परिणाम यह था कि उन्होंने रात के अंधेरे में हमारे वीर जवानों पर कायरतापूर्ण ढंग से जानलेवा हमला किया। भारत सरकार ने गलवान घाटी पर संप्रभुता को लेकर चीन के दावे को पूर्ण रूप से खारिज किया है। इस हिंसक झड़प पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि हम किसी भी को और कभी भी नहीं उकसाते हैं, परंतु अपनी अखंडता एवं संप्रभुता को किसी तरीके से किसी के साथ समझौता नहीं करने देंगे। 15 जून की रात को झड़प के कुछ घंटे पश्चात भारतीय सेना के जवानों ने गलवान घाटी नदी पुल के निर्माण कार्य को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे जवानों द्वारा 60 मीटर लंबे इस पुल को बनाकर इस एक मिसाल कायम की गई। माना जाता है कि इस पुल की मदद से भारतीय सेना के LAC पर पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। यह महत्वपूर्ण कार्य दर्शाता है कि हमारे जवान कितने वीर हैं, जो राष्ट्रीय हित हेतु सब कुछ न्यौछावर करने को आतुर रहते हैं। देश के लोकमान्य नेतृत्व की आलोचना करना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है। हमें आलोचना पर आपत्ति नहीं, मगर इस कठिन समय में प्रधानमंत्री के प्रति अपनी व्यक्तिगत दुर्भावना को व्यक्त करने के लिए उन पर कायर होने का आरोप लगाना देश के सैनिकों का, उनके साथ खड़े करोड़ों भारतीयों का और एकजुटता की भावना का सरासर अपमान है। और यह न केवल दुखदायक है बल्कि मन में तीव्र क्षोभ का निर्माण करने वाला भी है। वास्तव में यह प्रवृत्ति निंदनीय है। सब जानते हैं कि कांग्रेस शासनकाल में चीन ने कई बार भारत के भूभाग पर अतिक्रमण किया है और कई किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा भी किया है। अब इसमें सभी राजनीतिक और सामाजिक संगठन राष्ट्रीय एकजुटता अभियान के तहत 7 बिंदुओं पर एकजुट रहकर बेहतर काम कर सकते हैं। वो 7 बिंदु कौन कौन से हैं? यह सुनिश्चित किया जाए, पहला बिंदु है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हमारी एकजुटता मनसा वाचा कर्मणा निरंतर अभिव्यक्त होती रहे।
हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारत की सेना के पीछे अपनी ताकत खड़ी करें और सामरिक निर्णयों पर टिप्पणी करने की जल्दबाजी ना करें। तीसरा पॉइंट है कि हमारी जमीन पर कब्जा करने के प्रयास में निरंतर शरारती रवैये अपनाने वाले चीन की एक स्वर से निंदा करें। चौथा पॉइंट है सेना के वीरगति प्राप्त जवान और जख्मी सैनिकों के परिवारों को हम सभी हर संभव सहयोग उपलब्ध कराएं, उन्हें यह एहसास दिलाएं कि उनके भविष्य की चिंता सभी देश को है। पांचवा पॉइंट है कि विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में भारत आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिले। इस दृष्टि से हम व्यक्तिगत जीवन में निर्णय करने की कोशिशें करेंगे। छठा पॉइंट है कि जनतंत्र भारतीय सैन्य शक्ति का महत्वपूर्ण अंग है। हम जनता के स्तर पर भी जनतांत्रिक देशों का साथ देते दिखाई दें। और सातवां पॉइंट है कि विदेश में बसे भारतीय भी विचार करें कि अन्य देशों की तुलना में हमारी सैन्य संपदा कैसे बढ़े। नेक्स्ट आर्टिकल है कि चीन से सावधान। यह राहत की बात है कि भारतीय और चीनी सेना ने के कोर कमांडरों के बीच लंबी बातचीत के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव घटाने पर सहमति बन गई है, लेकिन अब चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ध्यान रहे, इसी तरह की सहमति 6 जून को भी बनी थी, लेकिन सबको पता है कि 15 जून को चीनी सेना ने गलवान घाटी में किस तरह धोखे से हमारे सैनिकों को निशाना बनाया। गलवान में चीनी सेना की धोखेबाजी यदि कुछ बता रही है तो यही कि वह बिल्कुल भी भरोसे काबिल नहीं है। धोखा देना और फिर शांति सहयोग की फर्जी बातें करना उसका स्वभाव बन गया है। ऐसे किसी भी मक्कार देश की बातों पर यकीन करने का अर्थ है कि खुद को छलना। चीन केवल भारत के मामले में ही समझौता और आपसी सूझबूझ को गता बताने में माहिर नहीं है, वह दुनिया भर में मनमानी करने के लिए कुख्यात है। धोखा देना और फिर दादागिरी करना चीनी सत्ता की असल पहचान है। उसकी इस दादागिरी से उसके अनेक पड़ोसी देश ही नहीं, अन्य देश भी त्रस्त हैं। हालांकि उसकी छवि एक गुंडा देश के तौर पर उभर आई है, लेकिन यह महाशक्ति बनने के अहंकार से ग्रस्त है। ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए कि टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को भी कोरोना हो गया है। दुनिया के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। इस सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में सर्बिया और क्रोएशिया में आयोजित प्रदर्शनी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जहां कई खिलाड़ियों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। इसके बाद नोवाक ने अपनी जांच कराई और फाइनल के रद्द होने के बाद वह क्रोएशिया से चले गए थे और बेलग्रेड में उनका परीक्षण हुआ। परीक्षण में जोकोविच की पत्नी जिर्जोजियो अरमानी को भी कोरोना पॉजिटिव उन्हें भी पाया गया है। तो ये आज का 24 जून 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।